हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का एक बार स्वागत है। एक बार आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, 3 दिन से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, किसी पर्सनल रीज़न से आउट ऑफ टाउन गया हुआ था। और पर्टिकुलरली आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हिंदी नोट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। तो उसको आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, आसानी से समझाने के लिए आज आप लोगों को मैं हिंदी के नोट्स से ये लेक्चर समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीव एनालिसिस तक कवर किया था। हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर है सॉइल का, उसका एक मेजर और लास्ट पोर्शन आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस रह गया था, और अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसी को कवर करने के लिए आज मैं सेडिमेंटेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता क्या है। देखिए, हमने सीव एनालिसिस किया था, तब वहाँ पे हमने छोटी से छोटी सीव 75 माइक्रोन की, यानी 75 × 10 की पावर -3 mm तक की सीव से सॉइल को क्रॉस करवाया था, पास करवाया था। लेकिन उससे जो छोटी सॉइल है, जो 75 माइक्रोन से छोटी है, क्योंकि हमारा क्ले का फ्रैक्शन 2 माइक्रोन तक चलता है, तो इतनी छोटी सीव के लिए उससे भी छोटे पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में सीव एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम छोटे पार्टिकल्स के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस कहते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस एक तरीके से सॉइल का वाटर स्टेट है, यानी कि मिट्टी को पानी में घोल के एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उस पानी में मिट्टी के सेटल होने की दर को, या फिर आप यूँ कह सकते हैं धीरे धीरे जब वो नीचे बैठना शुरू करेगी, उस स्पीड को, उस हाइट को, उस टाइम को कैलकुलेट करके हम सॉइल के परसेंटेज फाइनर और इफेक्टिव साइज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। यह मुख्यतः 75 माइक्रोन से छोटे कणों की सॉइल के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें सॉइल पानी में मिलाई जाती है। इसमें सॉइल सस्पेंशन की स्टेट में रहती है। सस्पेंशन यानी पानी में घुली हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो गुरुत्वीय बल के कारण, ग्रेविटेशन के कारण धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगी। और सॉइल के साइज के आधार पर इसकी सेटलिंग वेलोसिटी अलग अलग होती है। अगर साइज का, सॉइल के डायमीटर कणों का थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सेटल होगी, छोटे और पार्टिकल होंगे तो थोड़ा लेट सेटल होगी। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो सॉइल के डायमीटर पर निर्भर करती है। और ये टेस्ट मुख्यतः स्टोक्स लॉ पर निर्भर करता है। स्टोक्स लॉ आप लोगों ने एफएम वगैरह में पढ़ा होगा, जो कि सॉइल के साथ साथ अन्य किसी पार्टिकल का या किसी भी मटेरियल का वेलोसिटी को, सेटलमेंट वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सॉइल के कणों पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, तभी वो सेटल होगी, अब अदरवाइज वो सेटल नहीं हो सकती। स्टोक्स लॉ के अनुसार सॉइल की टर्मिनल वेलोसिटी का मान, ये v वेलोसिटी है, गामा s यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा w यूनिट वेट ऑफ वाटर, d इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल ग्रेन, यानी सॉइल के कणों का डायमीटर इन mm, 18 एक कांस्टेंट है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता भी बोलते हैं, और यहाँ पर म्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टोक्स लॉ हमेशा, इसकी एक वैलिडिटी है, ये 0.2 से 0.0002 साइज के सॉइल के लिए ही अपने बेहतर रिजल्ट देता है, या यूँ कह सकते हैं सॉइल के केस में वैलिड रहता है। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले हमें एक सॉइल का सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है,
उस सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट की मिट्टी को एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है और सॉइल में मौजूद कुछ इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, जिसमें से मोस्टली आपके एसिडिक कंपाउंड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या फिर कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं जो बाद में फ्लॉक्स बना सकते हैं, हमें कुछ केमिकल्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस का हमें एक सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सॉइल सॉल्यूशन फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सॉइल का सेडिमेंटेशन सॉल्यूशन सर्वप्रथम तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम 50 ग्राम 75 माइक्रोन से पास की गई सॉइल, शुरुआत में जो सूखी होनी चाहिए वो हम लेते हैं। सिर्फ 50 ग्राम मिट्टी लेते हैं वास्तव में, जो कि 75 माइक्रोन सीव से गुजरी हुई हो। इस 50 ग्राम मिट्टी को 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर मिला के अच्छे से हिलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस सॉल्यूशन में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिड्स को भी मिलाएंगे जो कि सॉइल में मौजूद ऑर्गेनिक और कैल्शियम कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिकल्स कौन कौन से, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जा चुके हैं। इनमें सबसे नंबर 1 आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो सॉइल सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 0.2 न्यूटन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों आपको नाम ध्यान रखने हैं। लेकिन इन दोनों केमिकल को मिलाने के साथ साथ एक समस्या और उत्पन्न होती है कि ये जब सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद इम्प्योरिटीज, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो या कैल्शियम कंपाउंड्स हो, उनसे जब रिएक्ट करते हैं तो स्केलिंग करना शुरू कर देते हैं, या यूँ कह सकते हैं फ्लॉक्स बनाने शुरू करते हैं। फ्लॉक्स एक तरीके का थक्का होता है, किसी कंपाउंड का भारी एक फ्लॉक बन जाता है जो बाकी सॉइल की सेटलिंग वेलोसिटी को अफेक्ट करता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम अंत में एक डिस्पर्जन एजेंट सॉल्यूशन हेक्सामेटाफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक सेकेंड। हेक्सामेटाफॉस्फेट एक ये सॉल्यूशन है, ये ऐड किया जाता है ताकि ये डिस्पर्जन एजेंट सॉल्यूशन है। कई बार आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में इसका नाम बहुत बार पूछा गया है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस के दौरान डिस्पर्जन एजेंट के रूप में किस केमिकल को ऐड किया जा सकता है। तो आंसर है आपका हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो हमारे अभी तक हमने 3 केमिकल इस्तेमाल किए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑर्गेनिक मैटर के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कंपाउंड्स के लिए, और डिस्पर्जन एजेंट सॉल्यूशन के रूप में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। पूरा नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, मैंने सिर्फ हेक्सामेटाफॉस्फेट बोल दिया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन सभी को आपस में मिला के अच्छे से शेकर के द्वारा या स्टीरर के द्वारा अच्छे से इसको मिलाया जाता है ताकि इसमें सभी केमिकल कंपाउंड्स और सॉइल सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाए। उसके बाद इस सॉल्यूशन को 1 लीटर कैपेसिटी के एक जार में भरकर ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पे ज़्यादा लाइट ना हो, टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास रहे, और हमारे छूने से या टेस्ट करने से वो बार बार हिले नहीं, क्योंकि हिलने से सस्पेंशन की जो रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, हमारे रिजल्ट गड़बड़ आ सकते हैं। तो जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो 2 विधियों से किया जाता है। नंबर 1 पीपेट मेथड, नंबर 2 हाइड्रोमीटर मेथड। सबसे पहले हम पीपेट मेथड की बात करते हैं। ये एक लेबोरेटरी मेथड है। इसमें एक जार लेते हैं जिसके अंदर सॉइल सॉल्यूशन भरा रहता है, उस पर समय समय पर
इस समय आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और लास्ट 4 घंटे पर 10 ml सॉइल सॉल्यूशन को पीपेट की सहायता से धीरे धीरे बाहर सक करके निकालते रहते हैं। फिर से कह देता हूँ, ये जितना भी आपको टाइम इंटरवल दिया गया है, इसमें एक पीपेट दी होती है। पीपेट एक कांच का एक फ्लास्क जैसा हो सकता है, जिसमें से हम पानी को सक करके खींच करके 10-10 ml कैपेसिटी को निकालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस पूरे पानी को सक करने का टाइम 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इन सैंपल्स को कलेक्ट करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है, ठीक है। और उन टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद इन्हें ओवन ड्राइड कर दिया जाता है। तो पर सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग टाइम अंतराल के अंदर सॉइल का कुछ मात्रा भी टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। उस टेस्ट ट्यूब की मात्रा को हम कैलकुलेट कर लेंगे। माना कि वो एक सैंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। माना कि मैंने कोई हाइट h ली, वहां से मैंने पिपेट से सक किया और वो मेरा टाइम था t मिनट या t सेकंड जो भी हो। तो उस सैम्पलिंग के दौरान जो कि मैंने हाइट h से ली और टाइम t पे ली, उसको जब मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल के सॉल्यूशन को छाना तो उससे मेरा x ग्राम सॉइल का पार्टिकल मिला, यानी मुझे इतने सॉइल पार्टिकल उसमें मिल गए। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि सॉइल से कि यहाँ सेटलिंग वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे स्टोक्स लॉ के अनुसार। तो स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला था आपका, इसमें मैंने गलती से d² लिखना रह गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। मैं नोट्स में भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर एक d² होना चाहिए था। आप लोगों को जो PDF नोट्स देंगे उसमें भी प्लीज़ आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पर d² है ना, मुझसे गलती से रह गया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उसको ठीक कर लेना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी को फॉलो करते हैं। डिस्टेंस h ट्रेवल कर रहा है और टाइम हमारा t है। इसको हम स्टोक्स लॉ के इक्वल रख देंगे, तो इससे मेरे पास ये d का साइज या पार्टिकल साइज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। जो मैंने गोला करके बनाया, जो मैं लिखना भी भूल गया, ये हम इसमें आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हमें निकालना होता है परसेंटेज फाइनर, जो हमने एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी निकाला था। उसको निकालने के लिए जितने भी आपने सेंटीमीटर क्यूब पर किसी टाइम h पर किसी हाइट h पर टाइम t में जितना भी सॉलिड सॉल्यूशन निकाला, उसको इनिशियल सॉइल सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको परसेंटेज फाइनर सीधा सीधा मिल जाएगा। फिर से कह देता हूँ, किसी हाइट h पे और किसी टाइम t पे जो आप सॉलिड निकालेंगे सैंपल में से ओवन ड्राई करके, उसका इनिशियल सॉइल सॉलिड के रेस्पेक्ट में रेशो निकालेंगे, तो आपके पास परसेंटेज फाइनर जो कि आपकी n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मैंने सीव एनालिसिस में एक टेबल बनाई थी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस टेस्ट की लिमिटेशन है, इसकी ये टेस्ट आशाजनक नहीं थे इसके रिजल्ट, क्योंकि इसमें सॉइल की शेप को नहीं बता पाता था ये, और एक्चुअल साइज है कई बार फ्लॉक्स बनने के कारण सेटलमेंट जल्दी हो जाता था, या कई बार सक्शन की रेट ज़्यादा होने से हम ये पता कर नहीं पाते थे कि सॉइल में से कितना सैंपल आसानी से कितना सॉइल सॉल्यूशन में से हमने मिट्टी या सॉलिड पार्टिकल को सक करके निकाल लिया है। तो इसी कारण से आजकल इस टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है। और आजकल जो टेस्ट सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे कैलकुलेशंस में, वो है आपका नेक्स्ट एक हाइड्रोमीटर टेस्ट। देखिए, हाइड्रोमीटर टेस्ट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको, और कई जगह पूछ ली भी जाती है कि हाइड्रोमीटर इज बेसिकली डिजाइन फॉर, और हम लोग जल्दबाजी में लिख आते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, लेकिन इसका सही उत्तर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि वास्तव में इसका डिजाइनिंग थी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ही किया गया है। ठीक है, वो उसकी हेल्प लेके हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका बेसिक पर्पस स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालना ही होता है, और डायरेक्ट आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है क्या। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो ये हाइड्रोमीटर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हाइड्रोमीटर कांच का बना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम बोलते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं बल्ब। थोड़ा स्क्रीन पे राइटिंग गड़बड़ आ रही है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेम एंड बल्ब। स्टेम एक पतली रॉड होती है, नीचे बल्ब होता है, और इन सब के नीचे एक मरकरी भरी रहती है, पारा रहता है, जो इसके वजन को बैलेंस करता है। तो आप देख सकते हैं स्टेम के ऊपर रीडिंग्स लिख रखी है। जो राइट हैंड साइड में रीडिंग्स लिख रखी है, ये जो आपकी ये वाली 1.010, 1.020, 1.036, ये डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखी है ये RH रीडिंग है। ये क्या होती है आपको मैं अगले कुछ ही समय में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका कोई जार है, उसके अंदर ये पानी का लेवल है, यहाँ से लेके इसके प्रेशर बल्ब का जो सेंटर है, इसकी हाइट मैंने HE कैलकुलेट कर ली। प्रेशर बल्ब है, इसकी हाइट H होती है टोटल, और इसका सेंटर है तो H/2 दो साइज में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रोमीटर है, मुख्य रूप से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, मैंने जो आपको बताया। यह कांच का बना एक सिलेंडर होता है, इसका ऊपरी हिस्सा जिसमें रीडिंग्स लिखी होती है वो स्टेम कहलाता है। इसके निचले हिस्से में मरकरी भरा रहता है, जैसे जैसे सॉइल नीचे बैठती है वैसे वैसे ये अंदर डूबता रहता है। इसमें स्टेम पर लिखी RH रीडिंग्स को लिखा जाता है। इसकी स्टेम पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई थी रीडिंग्स, वो RH रीडिंग्स कहलाती है, जो कि हमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस में परसेंटेज फाइनल निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। समय के साथ साथ हाइड्रोमीटर नीचे डूबता रहता है। जैसे जैसे सॉइल नीचे बैठती है, तब हाइड्रोमीटर द्वारा डिस्प्लेस वाटर इसके वजन को बैलेंस करता है। जैसे ही सॉइल नीचे बैठेगी तो सॉइल का जो वाटर है वो डिस्प्लेस करेगा, और ये नीचे डूबती रहेगी, और इसको हाइड्रोमीटर के अंदर नीचे भरा मरकरी इसको बैलेंस करता रहेगा। अब ऊपर एब्रीवेशन जो चित्र बनाया था, उनके क्या मतलब था। A2 लिखा था मैंने, वो था सेंटर ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब, VS था वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, AJ था एरिया ऑफ जार, S थी हाइट ऑफ बल्ब इन हाइड्रोमीटर। यहाँ पर हाइड्रोमीटर बल्ब के वॉल्यूम को ही कुल वॉल्यूम बताया गया है। स्टेम के वॉल्यूम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जो हाइड्रोमीटर के नीचे बल्ब था कांच का, जिसमें मरकरी भरी गई थी, उसके वॉल्यूम को ही कुल वॉल्यूम बताया गया है। हाइड्रोमीटर सॉइल मेजर करता है सॉइल की डेंसिटी को किसी हाइट H पर। तो H को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपके नीचे दी रखा है, HE बराबर H प्लस 1/2 H माइनस VH अपॉन AJ। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो HE है, वैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप भी करते हैं, फॉर्मूले को आपसे कोई नहीं पूछता। इससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस बनता है हाइड्रोमीटर से, जो मैं आपसे 4 क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपसे इस पूरे टॉपिक के खत्म होने पे डिस्कस कर सकता हूँ। अभी के लिए आप सिर्फ फार्मूला देख लीजिए, आप चाहे तो इसको इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर HE के रेस्पेक्ट में जहाँ पे HE स्टार्ट हो रहा था, वहाँ से ही RH की कैलकुलेशन की जाती है। जो RH का टॉप है, स्टेम का टॉप है, वो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, और जहाँ HE का खत्म होता है वो उसका निचली हिस्सा होता है। तो RH रीडिंग निकालने के लिए हमें इस HE की आवश्यकता होती है। और RH रीडिंग आने के बाद परसेंटेज फाइनल का एक सीधा फॉर्मूला होता है,
आर एच इंटू गामा डब्ल्यू जी एस माइनस वन इंटू 10 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉइल, जो हमने शुरू में ली थी 50 ग्राम, उसको आप सीधा ले सकते हैं 10, यहाँ पे 10 की जगह 9.81 होना चाहिए था गामा डब्ल्यू के रूप में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। तो ये आपका परसेंटेज फाइनर का सीधा एन का फॉर्मूला आ गया है। अब बार बार मैं इस परसेंटेज फाइनर का शब्द बार बार मैं जिक्र करता हूँ, तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। परसेंटेज फाइनर एक्चुअल में कोई भी पार्टिकल निर्धारित सॉइल के साइज से जो पास हो जाए या गुजर जाए उसे कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी सॉइल का फ्रैक्शन है, मैंने एक कोई भी साइज सेलेक्ट कर लिया रेंडमली 2 mm, या फिर 2 mm पास कर मैंने कंसिडर कर लिया मेरा एक स्टैंडर्ड साइज। अब मैं छलनी से या सेडिमेंटेशन एनालिसिस से जब छानूंगा मिट्टी को, तो मिट्टी का वो हिस्सा जो उस 2 mm को पास कर जाएगा या क्रॉस कर जाएगा, वो परसेंटेज फाइनर कहलाएगा। यानी जो हमारा निर्धारित सॉइल का डायमीटर है, उसको क्रॉस करने के बाद या उससे जो गुजर जाए मिट्टी का हिस्सा, वो परसेंटेज फाइनर कहलाता है। यानी वो उससे ज्यादा बारीक है, वो उससे ज्यादा पास हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो आरएच रीडिंग्स होती है, इसमें किसी तरह के करेक्शंस करने पड़ते हैं। करेक्शंस 3 तरह के होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था आपको 3 क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं। चौथा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक मैंने आपको बता दिया। बाकी 3 आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 1 आता है मिनिस्कस करेक्शन। मिनिस्कस होता क्या है? देखिए, वाटर की डेंसिटी के कारण ये मान लीजिए स्टेम का एक हिस्सा है, उस पर इस तरीके से रीडिंग्स आती हैं। मैं और इसको कलर से आपको बना के समझा देता हूँ, है ना। ये इस तरीके से रीडिंग्स आती हैं। तो रीडिंग्स एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ी जानी चाहिए थी, लेकिन वो पढ़ी यहाँ पे जाती है। और क्योंकि इसमें रीडिंग्स उल्टी लिखी जाती है, तो हमारी नापी हुई रीडिंग से एक्चुअल रीडिंग है वो हमेशा कम आती है। तो ऐसी कंडीशन में इस गैप को, बेसिकली इस गैप को जितना भी है, उसे हमें हमारी एक्चुअल रीडिंग में जोड़ना पड़ता है। या सीधे शब्दों में कहें, मिनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मिनिस्कस करेक्शन हमेशा, जिसको हम CM से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। टेम्परेचर करेक्शन। देखो, मैंने शुरुआत में कहा था कि सॉइल सॉल्यूशन को 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैलिब्रेट किया जाता है। अगर एक्चुअल कंडीशन में तापमान 27 डिग्री से ऊपर है, तो टेम्परेचर करेक्शन CT को जोड़ा जाएगा। अगर तापमान 27 डिग्री से कम है, तो करेक्शंस को घटाया जाएगा। कारण ये कि टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी घटती है। विस्कोसिटी घटने से पार्टिकल जल्दी सेटल होंगे और टाइम जल्दी लगेगा और हमारी रीडिंग्स कम आएगी, तो उसका पॉजिटिव करेक्शन करना पड़ता है। इसका उल्टा ही आपके ठंडे मौसम में होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने से पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होते हैं, तो हमें उसके लिए ये कैलकुलेशन नेगेटिव करनी पड़ती है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो करेक्शन पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो करेक्शन नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट, डिस्पर्जन एजेंट सॉल्यूशन। डिस्पर्जन एजेंट सॉल्यूशन जो हमने मिलाया था सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, वो फ्लॉक्स को कम कर रहा था, उससे पार्टिकल जल्दी जल्दी सेटल होने चले जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारी रीडिंग्स होती है वो जल्दी आने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डिस्पर्जन एजेंट जो आपका करेक्शन है वो घटाना पड़ता है, या यूं कहे वो नेगेटिव रहता है। तो हमारे हाइड्रोमीटर से 4 जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 कि हाइड्रोमीटर किसके लिए डिजाइन किया गया है? आंसर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको गलती से भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस आपको डायरेक्टली नहीं लिखना। नंबर 2 क्वेश्चन, मिनिस्कस करेक्शन कैसा होता है? तो मिनिस्कस करेक्शन हमेशा
पॉजिटिव होता है। नंबर 3 टेम्परेचर करेक्शन कैसा होता है? अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, अगर कम है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है। और लास्ट में डिस्पर्जन एजेंट सिलेक्शन करेक्शन कैसा होता है? तो वो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये नीचे आपके एक स्क्रीन के ऊपर RH दे रखा है, RH डैश प्लस माइनस C। RH जो हम नॉर्मल रीडिंग्स लेते हैं, C क्या है? ये करेक्शंस मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के समझाने की कोशिश की है। CM मिनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव, डिस्पर्जन एजेंट नेगेटिव और टेम्परेचर करेक्शन प्लस माइनस क्यों लगता है आप सबको पता है। अब बात आती है कि हमने ये पढ़ा क्यों? C1 सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, पार्टिकल साइज निकाल लिया, परसेंटेज फाइनर n पढ़ लिया, तो इसका औचित्य क्या था? इसको पढ़ने से हमें ऐसा क्या मिला जिसके लिए हमें इतने टेस्ट, ये 2 बड़े टेस्ट इसके ऊपर करने पड़े? तो इन सीवर सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने के बाद, परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज निकालने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वांटिटीज हमारे सामने उभर के आई, वो थी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी Cu और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc। ठीक है। अब ये कैसे मिली, इसके लिए एक ग्राफ देखते हैं। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे होंगे जो कि आपका परसेंटेज फाइनर है और पार्टिकल साइज के बीच में खींचा गया है। जो पार्टिकल साइज है वो आपकी x एक्सिस पे और परसेंटेज फाइनर y एक्सिस पे खींची गई है और इन दोनों के बीच में सेमी लॉग ग्राफ एक प्लॉट किया गया है। सेमी लॉग ग्राफ इसलिए प्लॉट किया गया है क्योंकि जो पार्टिकल साइज का वेरिएशन है वो परसेंटेज फाइनर के रिस्पेक्ट में काफ़ी अलग होता है और जब गैप्स बड़े बड़े होते हैं तो उस गैप्स को छोटा करने के लिए हम सेमी लॉग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आपके सामने ये एक इस तरीके का एक ग्राफ आता है और इस ग्राफ को पढ़ के परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज को पढ़ने के बाद 3-4 हमें ऐसे साइज मिलते हैं जिनको हम पार्टिकल साइज बोल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन कौन से साइज हैं? जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपको आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है आपका Cu कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका फॉर्मूला आता है D60/D10। अब सबसे पहले समझने की बात यह है D60 और D10 है क्या चीज़। ऐसी क्वांटिटी D30 भी आएगी, तो नीचे मैंने समझाने की कोशिश की है। D60 साइज ऑफ पार्टिकल्स सच दैट 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस, मतलब मिट्टी के उन कणों का साइज जो कि निर्धारित सॉइल के साइज से 60% फाइन है। यानी कि जैसा परसेंटेज फाइनर में मैंने बताया था 2 mm मेरा स्टैंडर्ड साइज है, तो उससे जो सॉइल की मात्रा गुजर गई वो कुल वजन का 60% है या कुल साइज का 60% है जो उससे पास आउट हो गई। इसी तरह D10 और D30 भी 10% और 30% साइज ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको Cu की वैल्यू मिलती है D60/D10। अब ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें बताता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें सॉइल की ग्रेडिंग को प्रदर्शित करता है। सॉइल की ग्रेडिंग क्या होती है? एक सॉइल की प्रोफाइल जिसमें उपस्थित जितने भी सॉइल के कण हैं उनके अंदर अगर वैरायटी पाई जाए अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की, तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहलाती है। सेम चीज़ ग्रेवल्स के साथ भी होती है। अगर एक ही तरह के साइज हो तो वो पुअरली ग्रेडेड कहलाएगी। तो कुछ वैल्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही होगी जिन्हें मैंने स्टार बना के प्रेजेंट किया है। इन्हें एकदम ध्यान रखना है और इन वैल्यूज को याद रखना है कि किस टाइप की सॉइल के लिए Cu और Cc की वैल्यू होती है। अगर आपकी Cu की वैल्यू 1 है तो वो परफेक्टली यूनिफॉर्म ग्रेडेड है और दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई उसमें एरर आती है। अगर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल कराएगी। अगर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगी और Cu की वैल्यू लेस देन 3 है तो वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। तो ये आपको ये
तीन वैल्यूज आपको, चार वैल्यूज अच्छे से याद करनी है। ग्रेटर देन 4 देन इट इज ग्रेवल, ग्रेटर देन 6 देन इट इज सैंड, लेस देन 3 पुअरली ग्रेडेड सैंड। ये सॉइल की ग्रेडिंग को मैंने आपको समझाया है। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है d² 30 अपॉन d60 इंटू d10। अगर सॉइल के कणों का आकार, ये सॉइल के कणों के शेप को दर्शाती है। शेप कैसा है, गोल है, चपटा है, तिकोना है, उसको बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहती है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहती है, तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाती है। तो ये जो CU और CC की सभी प्रकार की वैल्यूज है आप लोगों को याद रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज का लेक्चर। और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मेजर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम नए चैप्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो है आपका कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, आज इसके ऊपर एक लेक्चर शाम तक या रात तक अपलोड हो जाएगा। एक आप लोगों से छोटी सी शिकायत है कि वे लेक्चर्स जो भी बना रहे हैं, चाहे मैं बना रहा हूँ चाहे शिव सर बना रहे हैं, उन पे आप लोगों के व्यूज़ प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। देखिए, लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी हमें लिखना भी पड़ता है, आप लोगों के लिए कैलोरी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, उनको एडिट करना पड़ता है। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन लेक्चर्स को देखिए, आप ही के लिए बन रहे हैं। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति सुनिश्चित नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत हमारा कोरोना पे हम कंट्रोल नहीं आ जाता, तब तक ऑफलाइन मोड में कोचिंग लगना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में हमारा कोर्स कंटिन्यूसली चलता रहे, आप हमारे लेक्चर्स देखिए और अपने कोर्स को जारी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।